नमस्कार साथियों, ओम लाइब्रेरी के इस करंट अफेयर्स के सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। आज के करंट अफेयर्स का सेशन स्टार्ट करें इससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। कल के प्रश्न की ओर। बीसीसीआई ने सीनियर महिला चयन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो यह नियुक्त किया गया है नीतू डेविड को। बढ़ते हैं क्विक रिविजन्स की तरफ। 69वें स्थापना दिवस पर CSIR द्वारा लॉन्च किए गए ऐप का नाम क्या है? तो इस ऐप का नाम है किसान सभा। वर्ष 2020 को UNWTO द्वारा किस वर्ष के रूप में नामित किया गया है? तो यह नामित किया गया है पर्यटन और ग्रामीण विकास। मैट फ्रिंकसिस किस देश के प्रधानमंत्री है? तो यह है डेनमार्क के। बौद्ध संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश को 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की है? तो यह दिया जाएगा श्रीलंका को। अगला है संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के किस ऐप को प्ले स्टोर पर बैन लगाने के आदेश पर रोक लगा दी है? तो यह है टिकटॉक। बीसीसीआई ने सीनियर महिला चयन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो यह नियुक्त किया गया है नीतू डेविड को। टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन ने भारत सरकार के खिलाफ कितने करोड़ रुपए का टैक्स केस जीत लिया है? तो यह है 20,000 करोड़ रुपए का। 2020 के अंतिम ग्रैंड स्लैम फ्रांस के किस शहर में खेला जा रहा है? तो यह खेला जा रहा है पेरिस में। बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रोइंग डाउन द गंगा नामक पुस्तक लॉन्च की गई है। यह पुस्तक किसके द्वारा सह प्रकाशित है? तो यह पुस्तक प्रकाशित की गई है राष्ट्रीय गंगा मिशन और भारतीय वन्य जीवन संस्थान देहरादून की तरफ से, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। उन्होंने रोइंग डाउन द गंगा नामक इस पुस्तक को भी लॉन्च किया जो गंगा की कहानी को दर्शाती है तथा पुस्तक को नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII द्वारा सह प्रकाशित किया गया है। पीएम मोदी जल जीवन मिशन का लोगो और जल जीवन मिशन के तहत मार्गदर्शिका भी इसके दौरान लॉन्च करेंगे। आइए आपको बता देते हैं नमामि गंगे के बारे में। तो यह नमामि गंगे कब लॉन्च की गई थी? तो यह 2014 में लॉन्च की गई थी और भारत सरकार का यह एक प्रमुख कार्यक्रम है। यह एक छत्र कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य प्रदूषण को रोकना, गंगा का संरक्षण और उसका कायाकल्प करना है। इसे नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा या NMGC कहा जाता है तथा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गंगा नदी की जल गुणवत्ता निगरानी का काम करता है। अगला प्रश्न है ग्रामीण कल्याण रोजगार अभियान के कार्यान्वयन के लिए किस राज्य ने सबसे अधिक पुरस्कार जीते हैं? तो यह पुरस्कार जीतने वाला प्रदेश है उत्तर प्रदेश। यूपी सरकार ने केंद्रीय जल मंत्रालय द्वारा स्वच्छता और अधिकतम सामुदायिक शौचालयों के निर्माण के लिए पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा कुल 11 में से 8 पुरस्कार जीत लिए हैं। यूपी को गंदगी मुक्त योजना के कार्यान्वयन में दूसरी रैंकिंग मिली है। व्यक्तिगत श्रेणी में प्रयागराज, हरदोई और फतेहपुर ने ग्रामीण कल्याण रोजगार अभियान में पहला स्थान प्राप्त किया है तथा यह पुरस्कार 2 अक्टूबर को एक आभासी समारोह में वितरित किए जाएंगे। आइए आपको बता देते हैं गरीब कल्याण रोजगार मिशन के बारे में। तो इसे 2020 जून 2020 को शुरू किया गया था ताकि प्रवासी श्रमिकों को रोजगार और आजीविका के अवसर प्रदान किए जा सकें। ग्रामीण विकास मंत्रालय इस अभियान के लिए नोडल मंत्रालय है तथा यह 125 दिनों के लिए एक मिशन नोड अभियान है। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और ओडिशा ने कुल 116 जिलों को इस अभियान के लिए चुना गया था। अगला प्रश्न है किस राज्य ने 3 साल में राज्य को झुग्गी मुक्त बनाने के लिए स्लम अपग्रेडेशन कार्यक्रम शुरू किया है? तो यह शुरू किया गया है ओडिशा सरकार द्वारा। ओडिशा के मुख्यमंत्री 3 साल में ओडिशा को झुग्गी मुक्त बनाने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है। स्लम अपग्रेडेशन कार्यक्रम की शुरुआत झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगी। कार्यक्रम का उद्देश्य उन्हें पाइप्ड जलापूर्ति, पक्की सड़कें, स्ट्रीट लाइट्स, स्वच्छता, घरेलू बिजली, सामुदायिक स्वास्थ्य और मनोरंजन क्षेत्र में प्रदान करना है। यह शुरुआत 1,000 मलिन बस्तियों में शुरू होगा और ओडिशा को एक झुग्गी मुक्त राज्य बनाने में 3 साल में पूरे 3,000 मलिन बस्तियों में विस्तारित किया जाएगा। कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सहायता के लिए आवास और शहरी विकास विभाग और नीति अनुसंधान केंद्र के बीच एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने के लिए अब रेडियो का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया है? तो यह किया जा रहा है ओडिशा सरकार ने। ओडिशा सरकार ने यह निर्णय लिया है कि ओडिशा का स्कूल एवं मास एजुकेशन डिपार्टमेंट 28 सितंबर 2020 से ऑल इंडिया रेडियोस के माध्यम से कक्षा शिक्षण शुरू करेगा। चूंकि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर स्कूल न खोले जाने के कारण स्मार्टफोन के द्वारा ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से छात्रों तक पहुंचने की कोशिश की गई थी, जिसमें ओडिशा के लगभग 60 लाख छात्रों में से लॉकडाउन के दौरान मुश्किल से 22 लाख छात्र ही
ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से पहुंचा जा सका। महंगे स्मार्टफोन की तुलना में रेडियो सस्ता है और इसकी आवृत्ति लागत में भी कम है, अतः रेडियो स्कूल कार्यक्रम के साथ और अधिक छात्रों को शामिल करने की उम्मीद है। यूजर डिपो मॉड्यूल को केंद्र द्वारा रेलवे सूचना प्रणाली के लिए डिजिटल बनाने के लिए किसे विकसित किया गया है? तो यह विकसित किया गया है आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के लिए। यूजर डिपो मॉड्यूल रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र द्वारा अपनी आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को डिजिटल बनाने के लिए विकसित किया गया है। यह प्रणाली भारतीय रेलवे के सभी क्षेत्रों में लागू की जाएगी तथा यह सभी हितधारकों के बीच वास्तविक समय के लेन देन और ऑनलाइन सूचना विनियामक के साथ सूचना को डिजिटल करेगा। यह उपयोगकर्ता डिपो को डिजिटल करेगा और परिसंपत्ति प्रबंधन में दक्षता और पारदर्शिता की सुविधा देगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में नमामि गंगे के तहत 6 मेगा प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया? तो आप सभी को पता है इसका उद्घाटन किया गया उत्तराखंड में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 सितंबर 2020 को उत्तराखंड में नमामि गंगे मिशन के तहत 6 मेगा प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। इसमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी शामिल है। इन परियोजनाओं में हरिद्वार और ऋषिकेश, चंद्रेश्वर नगर, चोरपानी और बद्रीनाथ में सीवेज ट्रीटमेंट का निर्माण शामिल है। हरिद्वार के चंडी घाट पर स्थित गंगा पर पहला संग्रहालय गंगा अवलोकन का भी उद्घाटन किया गया, जो गंगा नदी के लिए संस्कृति, जैव विविधता, कायाकल्प की गतिविधियों को प्रदर्शित करेगा। पीएम नरेंद्र मोदी कार्यक्रम के दौरान गंगा को समर्पित एक म्यूजियम का भी लोकार्पण किया। यह म्यूजियम हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे चांदनी घाट पर स्थित है। पीएम नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन का लोगो भी इस दौरान लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने वर्चुअल माध्यम से डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 का उद्घाटन किया? तो यह उद्घाटन किया गया है अमित शाह जी के द्वारा। केंद्रीय गृह मंत्री और पूर्वोत्तर परिषद के अध्यक्ष श्री अमित शाह ने हाल ही में वर्चुअल माध्यम से डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 का उद्घाटन किया है। इस डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 का उद्देश्य पूर्वोत्तर के पर्यटन स्थलों के साथ साथ देश की विभिन्न संस्कृतियों को एक दूसरे से परिचय कराना है। पूर्वोत्तर के आर्थिक विकास और पर्यटन तथा रोजगार को बढ़ावा देना भी इसका उद्देश्य है। आइए आपको बताते हैं कि इस साल इसकी थीम क्या है। तो इसकी थीम है द इमर्जिंग डिलाइटफुल डेस्टिनेशन। यह प्रतिस्पर्धा भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र की विभिन्न संभावनाओं जैसे कि इको पर्यटन, संस्कृति, विरासत और व्यापार को उजागर करने के लिए 4 दिवसीय कार्यक्रम है। इसका आयोजन उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता है। इसे पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश के अन्य हिस्सों के करीब लाने और राष्ट्रीय एकीकरण को मजबूत करने के उद्देश्य से संकल्पित किया गया है। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने साथी ऐप लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया गया है पर्यटन मंत्रालय द्वारा। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर पर्यटन मंत्रालय द्वारा आतिथ्य उद्योग के लिए मूल्यांकन, जागरूकता और प्रशिक्षण की सुविधा की व्यवस्था के लिए साथी एप्लीकेशन लॉन्च किया है। यह भारतीय गुणवत्ता परिषद के साथ पर्यटन मंत्रालय की एक पहल है जो आतिथ्य उद्योग को सुरक्षित रूप से संचालित करने में सहायता प्रदान करता है। यह होटल और यूनिट की सुरक्षा के बारे में कर्मचारियों और मेहमानों के बीच विश्वास पैदा करने में सहायता प्रदान करता है तथा यह प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के आह्वान हेतु संरेखित है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल खर्च को 2025 तक 1.15% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत करेगी? तो इसका सही उत्तर होगा, इसे प्रतिशत किया जाएगा 2.5%। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने घोषणा की है कि भारत सरकार 2025 तक देश के स्वास्थ्य देखभाल खर्च की जीडीपी के 2.5% तक बढ़ाएगी। वर्तमान में भारत सरकार स्वास्थ्य देखभाल की जरूरत को पूरा करने के लिए जीडीपी का 1.15% खर्च कर रही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को जीडीपी के 2.5% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। महामारी ने इस प्रक्रिया को तेज करने की आवश्यकता उत्पन्न कर दी है तथा इसके अलावा शहरी स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रबंधन, स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देने की तत्काल आवश्यकता भी है। अगला प्रश्न है, वर्चुअल G20 लीडर्स समिट की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? तो यह की जाएगी सऊदी अरेबिया के द्वारा और हाल ही में इसका 21 नवंबर से 22 नवंबर को सऊदी अरेबिया द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। इसकी मेजबानी की जाएगी। शिखर सम्मेलन को कोविड-19 महामारी से उत्पन्न कमजोरियों को संबोधित करने के लिए ध्यान केंद्रित किया गया है तथा G20 वैक्सीन उत्पादन और वितरण के लिए 21 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का योगदान दिया था। इस ब्लॉक में अल्प विकसित देशों के लिए ऋण निलंबन की पहल भी शुरू की गई है। आइए आपको बता देते हैं G20 कंट्रीज़ के बारे में। तो आप यहाँ से शुरुआत करते हैं नॉर्थ अमेरिका से, जिसमें कनाडा, यूएस और मैक्सिको। साउथ अमेरिका में ब्राज़ील और अर्जेंटीना इसके भाग हैं। इसमें यूके, जर्मनी, फ्रांस, इटली और यूरोपियन यूनियन EU यूरोपियन यूनियन भी इसका हिस्सा है। इसके अलावा तुर्की, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, इंडिया, चाइना, रशिया, जापान, साउथ कोरिया,
इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया, ये सभी G20 के पार्ट्स हैं। तो आप सभी को इन सभी के देशों के नाम याद रखना होगा। साथ ही आप मैप में इसे देख सकते हैं। मैं आप सभी की सुविधा के लिए मैप को क्लियर कर देता हूं और आप यहां से मैप को देख सकते हैं। अगला है नारगोन करबाख का विवादित अलगाववादी क्षेत्र आर्मेनिया और किस देश के बीच लड़ाई का कारण बन गया है। तो यह लड़ाई छिड़ी है अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में। आइए आपको बताते हैं इसके बारे में। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच विवादित अलगाववादी क्षेत्र में नारगोन कराबाख को लेकर लड़ाई शुरू हो गई है। एक शीर्ष क्षेत्रीय अधिकारी ने कहा है कि दोनों देशों के बीच भारी लड़ाई हुई है और अब तक 16 लोग मारे गए हैं और 100 लोगों से अधिक लोग घायल हैं एवं 2 हेलीकॉप्टरों को भी मार गिराया है। आइए आपको बता देते हैं आर्मेनिया के बारे में। तो आर्मेनिया, जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, अगला मैप में मैं आपको बताऊंगा। आर्मेनिया पश्चिम एशिया और यूरोप के कॉकेकस क्षेत्र में स्थित है और यह पहाड़ी देश है। इसकी राजधानी येरेवान है। और अजरबैजान यह कैस्पियन सागर और कॉकेकस पर्वत से घिरा हुआ है। एशिया और यूरोप में यह फैला हुआ है तथा इसकी राजधानी बाकू है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आर्मेनिया की राजधानी येरेवान है और अजरबैजान की राजधानी बाकू है। तो आपको पता होना चाहिए कि बाकू, यहाँ पर कैस्पियन तट को आप देख सकते हैं और ये यहाँ पर वर्ल्ड मैप में भी आप इनकी लोकेशंस को देख सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पर दर्शाया हुआ है। यहाँ पर अजरबैजान की लोकेशन को यदि देखें तो रशिया, साथ में ईरान, कैस्पियन सी और कैस्पियन के सी के साथ यह सीमा साझा करता है। साथ ही जॉर्जिया के साथ सीमा साझा करता है। इसका अन्य पड़ोसी देश आर्मेनिया भी है और जिस क्षेत्र में लड़ाई छिड़ी हुई है उसे यहाँ पर रेड कलर से प्रदर्शित किया गया है। साथ ही आपको यहाँ पर 7 लेक को ज़रूर देखना चाहिए और यह आर्मेनिया में स्थित है। आर्मेनिया में 7 लेक स्थित है, इसे आपको याद रखना होगा कि ये 7 लेक की लोकेशन मैंने आपको यहाँ पर बताई हुई है। इसके पड़ोसी देशों में तुर्की भी शामिल है। तो जहाँ पर विवादित स्थल है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही मैंने यहाँ पर आप सभी के लिए विवादित स्थल लेकर आया हूँ और अजरबैजान के कब्जे में कौन से वाले क्षेत्र हैं। तो यहाँ पर आप रेड कलर से देख सकते हैं कि ये अजरबैजान के कब्जे वाले इलाके हैं और नारगोन काराबाख क्षेत्र यहाँ पर स्थित है। साथ ही नगोरो का आर्मेनिया के कब्जे वाले इलाके, आर्मेनिया के कब्जे वाले इलाकों को आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसे मैंने पुराने मैप में यहाँ पर आपको प्रदर्शित किया था। अगला प्रश्न है, कुलुदफुशी को हाल ही में सुर्खियों में रहा, वह किस देश में स्थित है। तो यह स्थित है मालदीव में और यह मालदीव का एक टापू है। भारत में मालदीव के लिए पहला मालवाहक पोत, जिसका नाम MCP लिंज है, मालदीव के उत्तरी शहर कुलुदफुशी में पहुंच गया है। यह भारत और मालदीव के बीच प्रत्यक्ष कार्गो फेरी सेवा की पहली यात्रा है और इसे 21 सितंबर को संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया था। यह शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया SCI द्वारा संचालित हिंद महासागर क्षेत्र में पहली नौका सेवा भी है। आइए आपको मैप में बता देता हूं कि ये कहां पर है। तो जैसा कि आप यहां पर मालदीव को लोकेशन में देख पा रहे होंगे और आपको यहां पर याद रखना है कि मालदीव से इक्वेटर होकर के गुजरती है। साथ ही जिस कुलुफुशी की हमने बात कर रहे थे, कुलुफुशी को आप यहाँ पर लोकेशन में देख सकते हैं। ये इसका उत्तरी क्षेत्र है। साथ ही यहाँ पर आप इसकी राजधानी माले को देख सकते हैं और भारत से इसकी लोकेशन को आप नोट कर सकते हैं। साथ ही आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर जूम मैप दर्शाया हुआ है। यहाँ पर आप भारत का अंतिम पॉइंट कन्याकुमारी देख सकते हैं और यहाँ पर मिनिकॉय को देख सकते हैं, जो लक्षद्वीप की राजधानी है। साथ ही जहाँ पर हमारा जहाज पहुँचा है वो कुलुफुशी की लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि जूम इन करके मैंने आपको बताया हुआ है। अगला प्रश्न है, दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने अगले कितने साल के लिए PD वाघेला को चेयरमैन चुना है। तो यह चुना गए हैं 3 साल के लिए। दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने 3 साल के लिए PD वाघेला को अपना चेयरमैन नियुक्त किया है। उन्होंने 2017 में GST के शुभारंभ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और कांडला पोर्ट के ट्रस्ट के रूप में अध्यक्ष काम किया है। उनकी नियुक्ति 3 साल के लिए होगी और वर्तमान चेयरमैन RS शर्मा की जगह वे पदभार संभालेंगे। PD वाघेला गुजरात कैडर के IAS अधिकारी हैं और उन्होंने वर्तमान में 1 अगस्त 2019 से फार्मास्यूटिकल्स विभाग के सचिव के रूप में कार्य किया था। आइए आपको बता देते हैं कि इनकी नियुक्ति कैसे होती है। तो जैसा कि बताया गया कि ट्राई के द्वारा कैबिनेट की नियुक्ति समिति में इन्हें अध्यक्ष के पद पर चुना गया है, चेयरमैन के पद पर चुना गया है। तो यह वह समिति होती है जो कुछ वरिष्ठ पदों पर नियुक्ति को अंतिम रूप देती है, जिसे रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्य, 3 सैन्य सेवाओं के प्रमुख, RBI के अधिकारी आदि समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं और इसमें केंद्रीय गृह मंत्री रहते हैं। आइए आपको बता देते हैं ट्राई के बारे में। तो यह भारतीय दूरसंचार प्राधिकरण अधिनियम 1997 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। यह टैरिफ, इंटरकनेक्शन, सेवा की गुणवत्ता और शासन से संबंधित निर्देश, आदेश और नियम जारी करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020-21 के लिए गान सम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार किसको दिया गया है। तो यह उन्हीं की छोटी बहन उषा मंगेशकर को दिया गया है और यहाँ पर आप दोनों बहनों को देख सकते हैं, उषा मंगेशकर, लता मंगेशकर।
वयोवृद्ध पार्श्वगायिका उषा मंगेशकर को वर्ष 2020-21 के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा समरगामिनी लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पार्श्वगायिका लता मंगेशकर की छोटी बहन है तथा उषा मंगेशकर ने मराठी, हिंदी और अन्य भाषाओं में फिल्मों में गाने गाए हैं। यह पुरस्कार महाराष्ट्र सरकार के सांस्कृतिक विभाग द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाता है तथा इस पुरस्कार में 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार तथा एक प्रशस्ति पत्र पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में औद्योगिक विकास मध्य 60 के दशक में के बाद ठहराव नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह लिखी गई है ईश्वर जज आहूवालिया, जिनका हाल ही में निधन हो गया है और उनका निधन हुआ है ब्रेन कैंसर से। इन्होंने भारतीय आर्थिक अनुसंधान परिषद के निर्देशक और अध्यक्ष के रूप में काम किया है। उन्हें 2009 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उनके द्वारा कुछ लिखित किताबें भारत में औद्योगिक विकास मध्य 60 के दशक में के बाद ठहराव, भारतीय विनिर्माण में उत्पादकता और विकास, ब्रेकिंग थ्रू मैमार और भारत के शहरीकरण, चुनौतियां, अवसर और आगे बढ़ने का रास्ता, ये सभी किताबें इनके द्वारा लिखी गई और आपको इनका नाम जरूर याद रखना होगा। विश्व हृदय दिवस 2020 का विषय क्या था या थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी CVD को हराने के लिए दिल का उपयोग करें। यह वर्ड फेडरेशन द्वारा बनाया जाता है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ आधिकारिक संबंध रखने वाला एकमात्र CVD संगठन है। विश्व भर में 17.9 बिलियन लोगों की मौतें हृदय रोग के कारण होती है तथा विश्व नेताओं ने 2025 तक गैर संचारी रोगों के वैश्विक मृत्यु को 25% तक कम करने का लक्ष्य रखा हुआ है। इसकी थीम है CVD को हराने के लिए दिल का उपयोग जरूरी है। CVD से होने वाली अकाल मृत्यु के कम से कम 80% मामलों में तंबाकू का उपयोग, अस्वास्थ्यकर आहार और शारीरिक निष्क्रियता जैसे जोखिम कारकों को नियंत्रित करके बचा जा सकता है। यह उजागर करने के लिए विश्व हृदय दिवस एक वैश्विक अभियान है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने 24 प्रमुख सेक्टरों के जुड़े मंत्रालयों को देश को आत्मनिर्भर बनाने और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए चुना गया है? तो यह चुना गया है DPIIT। तो आपको बता दें DPIIT के बारे में, तो इसका नाम है डिपार्टमेंटल फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ने हाल ही में देश के 24 प्रमुख सेक्टरों से जुड़े मंत्रालयों को देश के आत्मनिर्भर बनाने और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए चुना है। ये सभी प्रमुख सेक्टरों फूड प्रोसेसिंग, टॉयज, फर्नीचर, एग्रोकेमिकल्स, टेक्सटाइल्स, ऑर्गेनिक फार्मिंग, आयरन, एल्यूमिनियम एंड कॉपर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल मशीनरी, लेदर, शूज, ऑटो आदि के पार्ट्स बनाएगा। अगला प्रश्न है, कोविड-19 वैक्सीन पोर्टल को लॉन्च करते समय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने किस संस्थान में 100 सालों के इतिहास की एक टाइमलाइन को जारी किया है? तो यह टाइमलाइन जारी की गई है ICMR की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने हाल ही में इसका अनावरण किया है, ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। यह वैक्सीन वेब पोर्टल भारत और विदेशों में कोविड-19 वैक्सीन विकास से संबंधित जानकारी प्रदान करेगा तथा इसके माध्यम से वैक्सीन विकास के बारे में सारी जानकारी सरल और पारदर्शी तरीके से प्रदान की जाएगी। इसमें देश को संभावित कोविड-19 वैक्सीन का अनुसंधान, विकास और नैदानिक परीक्षणों की तारीख भी शामिल होगी। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने 100 साल के इतिहास की टाइमलाइन को भी लॉन्च किया है। हाल ही में कैग की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 19 में रेलवे का परिचालन अनुपात कितना रहा? तो यह अनुपात रहा है 101.77%। कैग द्वारा नवीनतम ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार भारतीय रेलवे में परिचालन अनुपात OR 101.77% रहा है। इसका मतलब है कि वित्तीय वर्ष में अर्जित प्रत्येक 100 रुपये के लिए रेलवे ने 101.77 रुपये का व्यय किया है। हालांकि रेलवे ने वित्त वर्ष 2020 के लिए माल ढुलाई से जुड़े अग्रिम सहित 97.29 का आंकड़ा तैयार किया है। रेलवे पिछले 5 वर्षों में अनुमानित आय को प्राप्त करने में विफल रहा है। दोस्तों, इस प्रकार हमारे आज के करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आप सभी के आज का प्रश्न, आप सभी को बताना है कि डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 का थीम क्या है। आप सभी को अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में देने हैं। आई होप कि आप सभी को हमारा आज का सेशन पसंद आया होगा। यदि आप सभी को हमारा आज का सेशन पसंद आया है तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं अपने अन्य दोस्तों से शेयर करें। साथ ही यदि आप इस वीडियो की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इसे हमारे टेलीग्राम चैनल ओम लाइब्रेरी 1 से प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।